हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मालविका। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पार्ट ऑफ स्पीच की एक सीरीज स्टार्ट की है। उसी सीरीज में आज ये तीसरा वीडियो मैं लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का टॉपिक है प्रोनाउन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको नाउन की डेफिनेशन समझाई थी, नाउन को समझाया था कि नाउन है क्या। तो इस संसार में जो कुछ भी है जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं वो नाउन है। तो नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड्स। क्लियर। अब आते हैं प्रोनाउन। तो जितने भी नाम है वो नाउन है। उन नामों की जगह पे हम जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नाउन यानी कि प्रोनाउन क्या है? नाउन को दर्शाता है, रिप्रेजेंट्स करता है। प्रोनाउन वही प्रोनाउन है। तो हम प्रोनाउन को ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी शब्द नाउन को दर्शाते हैं, नाउन की तरफ इशारा करते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ये तो हो गया कि प्रोनाउन है क्या। अब देखिए सेकंड, प्रोनाउन का यूज कैसे होता है, कहाँ होता है? तो यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जैसा कि अभी तक की डेफिनेशन में आप और हम पढ़ते आए हैं कि प्रोनाउन है क्या। तो उस डेफिनेशन में हम ये पढ़ते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो ये प्रोनाउन का अर्थ नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, ये प्रोनाउन का यूज है कि हम प्रोनाउन को कहाँ यूज करते हैं। तो प्लेस ऑफ अ नाउन, हम प्रोनाउन को यूज करते हैं नाउन के स्थान पर। कभी भी नाउन के स्थान पर जो भी हम शब्द प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अब देखते हैं तीसरा। तो ये भी हो गया प्रोनाउन। अवॉइड रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। अब ये हो गया प्रोनाउन का कार्य कि प्रोनाउन करता क्या है। प्रोनाउन जो शब्द है वो उसका काम क्या है? तो उसका काम है अवॉइड रेपिटिशन ऑफ अ नाउन। रेपिटिशन मतलब बार बार रिपीट करना। तो किसी भी वाक्य में अगर हम नाउन को बार बार रिपीट करते हैं तो वो वाक्य बहुत ही अजीब सा लगने लगता है। इसलिए हम प्रोनाउन के स्थान पर उसकी रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका हो गया, प्रोनाउन का हो गया ये कार्य यानी कि वर्क। देखिए प्रोनाउन है क्या? रिप्रेजेंटेटिव है नाउन का। प्रोनाउन नाउन का रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है नाउन को। प्रोनाउन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पे। फिर आता है प्रोनाउन का कार्य क्या है? प्रोनाउन का कार्य है अवॉइड रेपिटिशन ऑफ अ नाउन। नाउन को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब ये 3 स्टेप से हम आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन का कार्य क्या है और इसको यूज कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल से कि कैसे बिना प्रोनाउन के हमारा कॉन्वर्सेशन कैसा लगता है और हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करें क्यों। प्रोनाउन की जगह पे हम नाउन ही क्यों ना इस्तेमाल करें, उसके लिए आपको ये एग्जाम्पल देखना होगा। चलिए, मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन रीड्स इन क्लास 6, मोहन गोज टू स्कूल डेली, मोहन फ्रेंड्स लव मोहन, मोहन लव्स मोहन पेरेंट्स। तो मोहन 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 सुनते सुनते आप भी बोर हो गए होंगे कि कितनी बार मोहन मोहन को रिपीट किया गया है। और ये पैराग्राफ, ये कॉन्वर्सेशन भी बहुत ही अजीब लग रही है कि बार बार हम मोहन मोहन का ही नाम ले रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में थोड़ा सा इम्प्रेसिव लुक लाने के लिए, कोई भी कॉन्वर्सेशन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम नाउन को रिपीट ना करके नाउन की जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो देख लीजिए, यही हमारा ये नाउन प्रोनाउन का ये कार्य है कि अवॉइड रेपिटेशन ऑफ अ नाउन। तो यहाँ पे मोहन 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 की रिपीटिशन को हम
इससे बचने के लिए, मोहन बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, देखिए। तो अगर यहाँ पे हम ही लिख दें तो हो जाएगा ही गोज टू स्कूल डेली। फिर यहाँ पे मोहन के स्थान पर हम लिखेंगे हिज। अब देखिए, अब इसको हम मोहन को इन सब शब्दों से रिप्लेस करके ये पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखिए, मोहन इज अ गुड बॉय, ही रीड्स इन क्लास 6, he goes to school daily, his friends love him, his friends love him, he loves his parents। तो अब ये सेंटेंस छोटे और इम्प्रेसिव लग रहे हैं, लिखने में भी छोटे लग रहे हैं और बोलने में भी इजी और इम्प्रेसिव लग रहे हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि प्रोनाउन है क्या, प्रोनाउन का कार्य क्या है, और हम प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करें और कहाँ पे करें। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो ये 8 टाइप्स हैं प्रोनाउंस के, जिनके बारे में हम आज सीखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronouns, reflexive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, relative pronouns, indefinite pronouns और reciprocal pronouns। ये सारे टाइप्स हैं प्रोनाउंस के। देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, पर्सनल प्रोनाउन पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं। किसी भी प्रॉपर नाउन को जो शब्द रिप्लेस करते हैं वो ही पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या हो गए, जो प्रोनाउन किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, सॉरी, किसी भी व्यक्ति में कोई जीव जंतु और छोटा बच्चा वो भी शामिल होता है, तो इन सब के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो कहे जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। चलिए अब देखते हैं प्रोनाउंस में भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 चीजें होती हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस यानी कि सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट, इनके ही ऑब्जेक्ट ही सामने लिखे हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। तो ये यू और इट, ये 2 ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके ऑब्जेक्ट भी सेम होते हैं। देखिए यू का ऑब्जेक्ट यू है और इट का ऑब्जेक्ट इट है, तो ये 2 सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही वर्ड सेम होते हैं। बाकी सारे फिर से देख लीजिए, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। अब इसमें 2 तरीके के भी हैं, ये भी प्रोनाउन 2 तरीके के हैं, कुछ है सिंगुलर कुछ है प्लूरल। तो इसमें से जो आई है ये सिंगुलर है, वी मतलब हम यानी कि कई सारे लोग हैं, तो वी प्लूरल हो गया। आई सिंगुलर, वी प्लूरल, यू भी सिंगुलर, दे प्लूरल, ही सिंगुलर, शी भी सिंगुलर और इट भी सिंगुलर। अब ये देख लीजिए, ऐसे ये प्रोनाउंस की कैटेगरी, प्रोनाउंस को ऐसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट। अब आपको सही से समझ में आ गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। अब ये सारे प्रोनाउंस किसी भी पर्सन को प्रेजेंट करते हैं, ये सारे प्रॉपर नाउन्स को ही रिप्लेस करते हैं, तो ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए। अब इसमें ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है ये तो आपने देख लिया,
अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो किसी भी वाक्य में जो मेन कर्ता होता है, जो वाक्य में काम कर रहा होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। और जिस पर काम कर रहा होता है, जिसके पर क्रिया हो रही होती है, वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई गेव यू अ बुक, तो इसमें आई यानी कि आई है सब्जेक्ट और यू ऑब्जेक्ट है। क्योंकि मैंने बुक दी, तो मैं हो गई कर्ता, और यू तुमको बुक दी, तो यू हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स थोड़े से। आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी, तो इसमें देखिए आई आई सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है। आई एम टेलिंग, तो आई इसमें कार्य कर रहा है, यू पे कार्य हो रहा है। तो अब देखिए, वी शैल गो विद यू, वी इसमें सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है। यू नो मी वेरी वेल, तो यू इसमें सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। दे लाफ्ड एट हर, दे सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है। ही गेव देम फ्रूट्स, इसमें ही सब्जेक्ट है और देम ऑब्जेक्ट है। शी लव्स हिम, तो शी है सब्जेक्ट और हिम है ऑब्जेक्ट। इट इज अप टू अस, तो इट सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट। वी लव टू डू इट, तो इसमें वी सब्जेक्ट है और इट है ऑब्जेक्ट। तो अब आपको ये पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी समझ में आ गई होगी। फिर से देख लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है सब्जेक्टिव केस, एक है ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस ये हैं और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस ये हैं। ये सारे एग्जांपल्स आप देख लीजिए, और अगर आपके पास कोई नोटबुक, कोई डायरी हो, आप लेके बैठे हो, तो उसमें उसको नोट भी कर लीजिए। और अगर नहीं है आपके पास, नहीं लेके बैठे हैं, तो अभी लेके आइए और ये सारा कुछ उसमें नोट कर लीजिए। क्योंकि ये प्रोनाउन का ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैं प्रोनाउन की और कैटेगरी को बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। क्योंकि ये जो जो जानकारी है, आपको अगर एक बार समझ में आ जाएगी, तो ये पूरी ज़िंदगी आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। अब आते हैं पजेसिव प्रोनाउंस पे। पजेसिव मतलब जिस चीज़ पे हमारा अधिकार हो, हमारी संपत्ति हो, वो हमारी पोजीशन होती है। पोजीशन में संपत्ति। तो पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ पे अपना अधिकार दिखाना हो, या ये बताना हो कि ये चीज़ मेरी है या वो मेरा है। किसी व्यक्ति पे या किसी वस्तु पे अपना अधिकार दिखाना हो, तो वहाँ पे हम पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये मार्कर मेरा है, तो मेरा यानी कि इस पे मेरा हक है, ये मैंने खरीदा है। तो इसमें हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, दिस इज माय मार्कर। तो माय क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउंस हो गया। क्लियर। देखिए, पजेसिव प्रोनाउंस भी दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। माय, माइन, माय का माइन, योर, योर, और देयर, देयर, हिज, हिज, इट्स, इट्स, हर, हर। तो ये सारे हो गए पजेसिव प्रोनाउंस। मीन्स जब भी हम किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाते हैं, तो उस अधिकार को दिखाने के लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं, वो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। इनको हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि मैंने कहा कि यह मेरा पेन है, तो इसको दूसरे तरीके से अगर हम बोले, तो बोलेंगे यह पेन मेरा है। तो ये दो तरीके का सेंटेंस हो गया। तो इन दोनों सेंटेंस में अलग अलग प्रोनाउंस यूज होते हैं। यह मेरा पेन है, तो दिस इज माय पेन। और अगर मैं कहूँ कि यह पेन मेरा है, तो बोलेंगे दिस पेन इज माइन। तब यहाँ पे माइन का यूज करेंगे। समझ गया। अगर ये कहें कि
ये पेन आपका है तो हम कहेंगे दिस इज योर पेन। अगर हम कहें कि यह पेन, यह आपका पेन है, तो बोलेंगे दिस पेन इज योर्स। ऐसे ही और देयर देयर, हिज हिज, एट्स का एट्स ही होता है और हर का हर्स, ये दोनों सेम है। आप एग्जांपल देख लीजिए। दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब है। अगर हम इससे कहें कि दिस बुक इज माइन, तो यह बुक, यह किताब मेरी है। ऐसे ही दैट इज योर हाउस, यह वह मेरा तुम्हारा सॉरी वह तुम्हारा घर है। अब क्या है, दैट हाउस इज योर्स, यानी कि वो घर तुम्हारा है। दिस इज हर वॉच, यह तुम्हारी घड़ी है। दूसरी तरीके से बोलेंगे दिस वॉच इज हर्स, यानी कि यह घड़ी उसकी है। अब ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब आपको पॉजेसिव प्रोनाउंस समझ में आ गया, एक बार फिर से देखें। पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? माय, योर, अवर, देयर, हिज, इट्स, हर। तो माय का माइन, दूसरे तरीके से इसको बोलते हैं माइन, योर्स, और, देयर, हिज, इट्स और हर। ये रहे इसके एग्जाम्पल। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें और इसको अच्छे से समझ लें। अब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का मतलब होता है, रिफ्लेक्सिव बना है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन मतलब होता है छवि। जब हमारी खुद की छवि होती है सामने तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी कि जब हम कभी मिरर में देखते हैं तो हम बोलते हैं मैंने खुद को मिरर में देखा, यानी कि मैंने मिरर में देखा किसको? खुद को, स्वयं को, अपने आप को। तो यानी कि जो जब कोई कार्य स्वयं पे किया जाता है, कोई सब्जेक्ट या कोई भी नाउन या अपने ऊपर काम करता है, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखिए कैसे, कौन कौन से हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस? माई सेल्फ, योर सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ। तो अब ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें से ये दो प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउंस हैं। और सेल्फ, सेल्फ इसमें जब सिंगुलर होता है तो SELF, सेल्फ होता है। और अगर इसी को हम प्लूरल में लिखते हैं तो इसकी स्पेलिंग हो जाती है SELVES, सेल्फ और सेल्फ। ऐसे ही देम, सेल्फ, SELVES। तो प्लूरल ये दोनों प्लूरल है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। शी कुक फूड हरसेल्फ, उसने भोजन स्वयं, सॉरी, वह भोजन स्वयं बनाती है। स्वयं यानी कि खुद। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को शीशे में देखा। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को ही एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। ये दोनों प्रोनाउंस सेम है, बस इनका यूज थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। जैसे कि हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और एम्फेटिक प्रोनाउन भी है। बस इसका यूज हम इसकी जगह बदल देते हैं। जैसे कि हम मैंने कहा कि ही हैड डन इट हिमसेल्फ, उसने यह कार्य स्वयं किया। अगर हम इसको थोड़ा जोर देके कहेंगे, बहुत ज्यादा दबाव डाल के कहेंगे, तब कहेंगे उसने खुद यह कार्य किया। तब यहाँ पे खुद के लिए हम लगाएंगे हिमसेल्फ, तो बोलेंगे ही हिमसेल्फ हैड डन इट, यानी कि उसने खुद ये कार्य किया। हम जोर देके कह रहे हैं कि उसने स्वयं ये कार्य किया। तो ये जो प्रोनाउन है जिसपे हमने जोर दिया है, ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। अब देखिए, आई लर्न इट माई सेल्फ, मैं इसको स्वयं लर्न करती हूँ। सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे स्वयं के लिए आई के साथ में माई सेल्फ लग गया। अब अगर इसको माई सेल्फ को एम्फेटिक प्रोनाउन के जैसे इस्तेमाल करते हैं तो क्या कहेंगे हम?
आई माई सेल्फ लर्न इट। मैं खुद इसको लर्न करती हूँ। तो अब सेंटेंस में आप अंतर देखिए कि दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है। मैं इसको खुद लर्न करती हूँ, मैं इसको स्वयं लर्न करती हूँ। तो जो ये स्वयं का माई सेल्फ है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर हम कहें कि मैं स्वयं इसको लर्न करती हूँ, तो मैंने जोर दे के बोला, इस वाक्य पे ज्यादा जोर दे के बोला है, स्वयं पे ज्यादा जोर दे के बोला है कि मैं स्वयं इसको लर्न करती हूँ और कोई नहीं करता। तो हम क्या बोलते हैं, आई माई सेल्फ लर्न इट। तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर। अब इसको भी आप देख लें एक बार और अच्छे से समझ लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टू शो और इंडिकेट एनीथिंग। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे होते हैं जिनसे हम किसी भी नाउन को दर्शाते हैं या इशारा करते हैं, किसी की तरफ इंडिकेट करते हैं, तो वो प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कौन से शब्द होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? देखिए, ये 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो दिस और दैट ये सिंगुलर प्रोनाउन है, जो सिंगुलर होते हैं, एक वचन है। दीज और दोज ये दोनों प्लूरल है। तो अब देखिए, दिस और दीज ये भी अलग इनकी कैटेगरी है। तो दिस और दीज ये नियर यानी कि पास की चीजों को इंडिकेट करते हैं। अगर कोई पास की वस्तु है तो उसको हम इंडिकेट कैसे करेंगे? दिस से। अगर सिंगुलर एक वस्तु है तो उसको दिस से इंडिकेट करेंगे, और अगर अधिक वस्तुएं हैं तो हम उसको दीज से इंडिकेट करेंगे। अगर कोई पास की वस्तु है तो दिस, अगर पास की वस्तुएं हैं तो दीज, अगर पास की वस्तुएं हैं तो दीज। वैसे ही अगर दूर की कोई एक वस्तु को इंडिकेट करना है, किसी एक व्यक्ति को इशारा करना है, तो हम बोलेंगे दैट। और अगर दूर की ज्यादा वस्तुओं को या ज्यादा व्यक्तियों को इशारा करना है, इंडिकेट करना है, दिखाना है, तो हम बोलेंगे दोज। क्लियर। ये पास की वस्तुओं को दिखाते हैं और दैट और दोज ये दूर की वस्तुओं को दिखाते हैं, यानी कि इंडिकेट करते हैं। अब देख लीजिए, देखिए, दिस इज ब्यूटीफुल। यह बहुत सुंदर है। यानी कि मैं किसी पास की वस्तु के लिए कहूँ कि यह बहुत सुंदर है, तो ये पास की वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए हमने दिस का प्रयोग किया। अगर हम कहें दिस इज ब्यूटीफुल, तो ये सुंदर है, यह पेन सुंदर है। और अगर अगर मैं कहूँ कि दिस पेन इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे दिस क्या हो जाएगा? दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि जब दिस अकेले इस्तेमाल होता है, सिंगल सिंगल इस्तेमाल होता है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। और अगर दिस के बाद में हम कोई नाउन का यूज कर ले, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो दिस, दैट, दीज और दोज ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। अभी हम प्रोनाउन सीख रहे हैं, तो हम प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। दिस इज ब्यूटीफुल, यह सुंदर है। कोई पास की वस्तु के लिए कहा जाता है कि यह सुंदर है। इज दैट माई पेन, क्या वह मेरा पेन है? यानी कि कोई दूर पेन रखा है, उसको अगर हम कहेंगे तो दैट बोलेंगे, क्या वह मेरा पेन है? दीज आर माई बुक, ये मेरी किताबें हैं। तो दीज यानी कि पास में रखी हैं किताबें, तो हम बोलेंगे दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। हुज आर दोज, वे किसकी हैं? अगर किताबें दूर रखी हैं, पास में रखी हैं किताबों को हम लोग दीज बोलते हैं। और अगर वही किताबें, किसी की किताबें दूर रखी हैं, तो हम उनके लिए बोलेंगे हुज आर दोज, वे किसकी हैं? यानी कि दूर की किताब जो है वो किसकी है। हाउ वाज दैट, वह कैसा था? तो जब हम समय की दूरी की बात करते हैं, पुराने समय की बात करते हैं, तो भी हम दैट का यूज करते हैं कि वह कैसा था। सपोज कल मैंने कोई गार्डन देखा, तो मुझसे किसी ने पूछा, मुझसे कैसे पूछा जाएगा
कि वह कैसा था जो गार्डन मैंने कल देखा था, यानी कि समय की डिस्टेंस दिखाई जा रही है यहाँ पे। तो हो गया हाउ वाज दैट। अब आता है दोज वर सच गुड, वे अच्छे थे, वे बहुत अच्छे थे। तो यानी कि बहुत पहले की चीज जो मैंने देखी, हमने देखी, वो अच्छी थी। तो इसमें भी समय की डिस्टेंस दोनों में दिखाई जा रही है कि जो पास्ट में मैंने चीज देखी वो अच्छी थी, वो कितनी अच्छी थी। तो ये हो गए प्रोनाउंस हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गए। अब ये सारी चीजें आप एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये हमेशा आपको याद रहे। ये चीजें आपके हमेशा काम में आएंगी, आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये चीजें बहुत काम में आती हैं। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे ये जिंदगी भर आप कभी भी ना भूलें। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए, इसके बाद है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउंस इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं उन्हीं को रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। दोनों प्रोनाउंस सेम है। देखिए, व्हाट, हु, whom, whose, which, ये भी वही है, व्हाट, हु, whom, whose, which। ये दोनों ही प्रोनाउंस, ये दोनों ही सेम वर्ड हैं और दोनों ही इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। तो अब देखिए डिफरेंस कि इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ पे होता है? जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से भी कोई प्रश्न पूछते हैं, तब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज होते हैं? शो रिलेशन बिटवीन टू क्लॉजेस, यानी कि दो क्लॉजेस के बीच में उनको रिलेट करने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या। अगर व्हाट का मतलब होता है क्या, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और अगर व्हाट का मतलब है जो, तो यानी कि जो जो दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है, तो वो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही हु का मतलब है कौन, और इधर रिलेटिव प्रोनाउन में हु का मतलब है जो। whom का मतलब है किसे, और रिलेटिव प्रोनाउन में whom का मतलब है जिसे। ओके, whose का मतलब है किसका, और रिलेटिव प्रोनाउन में whose का मतलब है जिसका। which मतलब कौन सा, और रिलेटिव प्रोनाउन में which का मतलब है जो। what भी जो, और which का मतलब भी जो। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से हम समझ ले, अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। देखिए, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पे व्हाट हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु आर यू, तुम कौन हो। whom डिड यू कॉल, तुम्हें किसने बुलाया है, तुमने किसे बुलाया है। whose बुक इज दिस, यह बुक किसकी है। विच इज योर रूम, तुम्हारा रूम। विच मीन्स कौन सा, तुम्हारा रूम कौन सा है, तुम्हारा कमरा कौन सा है। तो ये सारे जो प्रोनाउंस हैं, ये हो गए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल में। ये सारे प्रोनाउंस इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन है, देखिए ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही व्हाट, हु, whom, whose, which, ये सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस। तो यही प्रोनाउंस जो व्हाट, हु, whom, whose, which, ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे ये प्रोनाउन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं। अब इसी को रिलेटिव प्रोनाउंस में समझते हैं। देखिए, ये दो क्लॉजेस को जोड़ने वाले जो सेंटेंस हैं, जो वर्ड्स हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। जैसे कि
दैट वॉज नॉट गुड वॉट यू हैव डन, कि वह नहीं अच्छा था जो तुमने किया। तो जो वॉट का मतलब यहाँ पे हो गया जो, तो ये वॉट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज मोहन हु इज कॉलिंग यू, कि यह मोहन है जो तुम्हें बुला रहा है। तो यहाँ पे भी हु का मतलब हो गया जो, तो हु हो गया यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। फिर आता है ही हैज कम whom are you calling, तो वह आ चुका है जिसे तुम बुला रहे हो। तो यहाँ पे whom का मतलब क्या हो गया जिसे। दिस इज द मैन whose watch has been fallen, यह वह व्यक्ति है, यह व्यक्ति है जिसकी वॉच गिर गई है। मतलब यह वह व्यक्ति है जिसकी वॉच गिर गई है। तो whose का मतलब हो गया जिसकी। द बुक विच आई रीड इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो जो बुक जो किताब विच आई रीड जो मैं पढ़ता हूँ इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक है। तो यहाँ पे विच हो गई, विच का मीन्स हो गया जो। तो ये सारे प्रोनाउंस हो गए हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। अब ये इस इन एग्जाम्पल से आपको इन दोनों प्रोनाउंस का डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये सारे प्रोनाउंस हैं क्या, कौन, किसे, किसका, कौन सा। इनके रिलेटिव प्रोनाउंस में इनका सेंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। जो, जिसे, जिसका, जो, यानी कि ये सारे जो प्रोनाउंस हैं ये दो क्लॉजेस के बीच में उनको रिलेट करने का काम करते हैं। और ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। जिन वाक्यों में क्वेश्चन पूछा जाता है उनमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। अब आपको इसको सही से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे। अब देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित। तो जिन शब्दों से कोई भी अनिश्चितता प्रकट होती है, मात्रा कंफर्म नहीं होती है कि कितने लोग हैं, कितनी वस्तुएं हैं, तो वहां पे इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया जाता है। देखिए, शोज नो कंफर्मेशन ऑफ क्वांटिटी, तो इसमें लोगों की, वस्तुओं की संख्या, मात्रा प्रकट नहीं होती है। तो वहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए, ऑल, ईच, एनी, एनीथिंग, मैनी, एवरीथिंग, सम, वन, बोथ, फ्यू, ये सारे प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। तो इनका यूज देख लेते हैं। तो देयर आर मैनी पीपल, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों में कोई संख्या नहीं पता लग रही है कि कितने लोग हैं। अगर हम कहें कि वहाँ पे राम भी है, श्याम भी है, सीता, गीता, रीता, राधा सब हैं, तो वहाँ ये काफी लंबा सेंटेंस बन जाएगा। तो उस लंबे सेंटेंस को छोटा करने के लिए, शॉर्ट में बोलने के लिए हम बोलेंगे देयर आर मैनी पीपल, वहाँ बहुत सारे, कई सारे लोग हैं। तो ये मैनी जो है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इज एवरीथिंग फाइन, क्या सब अच्छा है। अगर किसी से पूछें कि उसके घर में उसकी मम्मी कैसी है, उसके पापा कैसे हैं, उसका भाई कैसा है, उसका बहन कैसे हैं, तो सबके बारे में अलग अलग पूछने से बेटर है कि हमने पूछ लिया इज एवरीथिंग फाइन, क्या सब कुछ सही है, सारी चीजें सही हैं। तो एवरीथिंग, एवरीथिंग में सारी चीजें आ गई, कोई लिमिटेशन नहीं है कि किन चीजों के बारे में बात करेंगे, सबकी सभी को एक साथ ले लिया। I ate some rice, मैंने कुछ चावल खाए। तो चावल, चावल की एक कोई क्वांटिटी नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं कह सकते हैं कि हमने 1 किलो चावल खाए या 250 ग्राम चावल खाए। तो हम कहते हैं कि आई एट सम राइस, कि हमने कुछ चावल खाए, थोड़े चावल खाए। तो सम है इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरी चाइल्ड इज रेडी टू प्ले, तो एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा खेलने के लिए रेडी है, यानी कि प्रत्येक बच्चा खेलने के लिए तैयार है। अब अगर हम कहें कि प्रत्येक बच्चा, हर बच्चे का अलग अलग नाम ले, तब बोले कि हर बच्चा तैयार है, तो ऐसे सेंटेंस लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने बोल दिया एवरी चाइल्ड इज रेडी टू प्ले, प्रत्येक बच्चा खेलने के लिए तैयार है। डिड यू हैव एनीथिंग टू प्ले, अब मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ
खेलने के लिए है। तो कुछ का मतलब, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास बॉल है, बैट है, बैडमिंटन है, तो इन सारी चीज़ों को बोलने से अच्छा है मैं कहूँगी कि डिड यू हैव एनीथिंग टू प्ले? क्या तुम्हारे पास खेलने के लिए कुछ है? तो ये हो गया हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो एक निश्चित मात्रा नहीं प्रकट करते और बाकी को छोटा करने में, छोटा सेंटेंस बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, तो वो प्रोनाउन होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। आगे देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसका मतलब है शोज म्यूचुअल एक्शन। रेसिप्रोकल का मतलब है आपस में, यानी कि जब भी कोई क्रिया एक दूसरे के साथ सेम क्रिया एक टाइम पे की जाती है, तो अब है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन शोज म्यूचुअल एक्शन। तो म्यूचुअल मतलब आपस में। तो जब भी कभी दो या दो से अधिक लोगों में आपस में सेम क्रिया की जाए, सेम वर्ब का यूज किया जाए एक ही टाइम में, एक ही कंडीशन में, तो वहां पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जब भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों में आपस में कोई सेम क्रिया की जाए, तब होता है। तो अब इनकी कंडीशन देख लीजिए कि किस कंडीशन में रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो पहली कंडीशन है प्लूरल सब्जेक्ट। इस प्रोनाउन का यूज कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट में नहीं होता है। दूसरी कंडीशन है सेम वर्ब। तो वहां पे क्रिया सेम होनी चाहिए, यानी कि जो कार्य हो रहा है वो सेम होना चाहिए, तभी हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? ईच अदर और वन अनदर। इन दोनों का सेम मीनिंग होता है ईच अदर और वन अनदर का। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो देखिए, वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे सेम वर्ब हो गई लव, यानी कि हम में कई सारे लोग आ गए, तो हम सारे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैं भी करती हूँ, सामने वाला भी मुझसे करता है। तो ये हो गया, ईच अदर हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई एंड माय ब्रदर प्ले विद ईच अदर, मैं और मेरा भाई एक दूसरे से खेलते हैं। तो मैं और मेरा भाई, तो ये दोनों, मैं इसमें आई और माई ब्रदर, आई और माई ब्रदर, ये दोनों साथ में क्या क्रिया हो रही है? प्ले, खेल कर रहा है, हम लोग खेलते हैं आपस में। आपस में मतलब ईच अदर। तो ये हो गया रेसिप्रोकल। दे नो वन अनदर, वे जानते हैं एक दूसरे को, यानी कि वे एक दूसरे को जानते हैं कि वे दोनों दो लोग हैं। तो वो भी, फॉर एग्जाम्पल, राम है और श्याम है, तो राम श्याम को जानता है और श्याम राम को जानता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन हो गया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वन अनदर। तो यानी कि राम और श्याम एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पे वन अनदर की जगह पे ईच अदर का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली ईच अदर का ही प्रयोग करते हैं, वन अनदर कम यूज होता है। अब आता है रीता एंड गीता आर क्वेरलिंग विद ईच अदर। रीता और गीता एक दूसरे से झगड़ रही हैं। तो इसमें रीता और गीता दो सब्जेक्ट हैं, ये एक दूसरे से एक ही कंडीशन, एक ही टाइम में एक ही क्रिया कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हो गया। तो अब ये आपको सारे दोनों प्रोनाउंस सही से समझ में आ गए होंगे। और एक बार फिर से इसको देख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और अच्छे से इसको दोबारा फिर समझने के लिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ की जानकारी आपको बहुत जल्दी मिलती रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि इसके बाद मैं अगला पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो लेकर आने वाली हूँ अगले दिन, तो जो है वर्ब। तो इसकी आपको अगर वीडियो देखनी है, आपको ये वीडियो मिस नहीं करना है, तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक ज़रूर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। अगर आपने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके बाद मैं पार्ट ऑफ स्पीच का अगला पार्ट 1 लेके आने वाली हूँ, तो आप जल्दी से रेडी हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।